मायके में तो गरीब थी ही, सोचा पति के यहाँ जाकर राज करूंगी, लेकिन लगता है यहाँ तो वहाँ से भी ज्यादा गरीबी के दिन देखने पड़ रहे हैं। इससे तो अच्छा मेरी शादी कालू नाई से ही हो जाती, तो वो भी मुझे पलकों पर बिठा कर रखता। हाँ नहीं तो क्या। चिंकी, कालू नाई ना हुआ कोई राजकुमार हो गया। मेरी इसमें अब क्या गलती है? ये बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। न जाने कौन सी दुश्मनी निकाल रही है मुझ जैसे गरीब पक्षी से। और एक तुम हो जो सुबह से मुझे खरी खोटी सुनाई जा रही हो। जरा अपने गाल तो देखो, गुस्से में टमाटर की तरह लाल हो गए हैं। दादी जी, टमाटर की तो बात मत करो, पता है कितने महंगे हो गए हैं। मैं तो टमाटर की चटनी के लिए भी तरस गई हूँ। चिंकी, तुम ही बताओ, ऐसे मौसम में अब मैं क्या बेचूं? दादी जी, इसमें सोचने वाली क्या बात है, पकोड़े पकोड़े बेचो ना। लेकिन ये तो बताओ, पकोड़े बनाएगा कौन? अरे मैं बनाऊंगी पकोड़े और तुम बेचोगे। बारिश रुकते ही चीकू तोता जंगल के बाजार में जाता है और पकोड़ों का सामान लेकर घर आता है। तोता और तोती मिलकर पकोड़ों की तैयारी में लग जाते हैं। लो, हो गया सामान तैयार, मैं अभी पकोड़े तल देती हूँ। तब तक आप जाकर बाहर पक्षियों को बताइए, ताकि उनको पता तो चले कि हम पकोड़े बनाकर बेचने वाले हैं। हाँ चिंकी, ये तुमने ठीक कहा। मैं बाहर पक्षियों को बुलाकर बता देता हूँ। फिर चीकू तोता अपने घर के बाहर एक स्टॉल लगाकर बैठ जाता है। अरे कबूतर भैया, बुलबुल बहन, मीना बहन, इधर आओ। आज से हमने पकोड़े बेचने का काम शुरू किया है। तोते की आवाज लगाने पर सभी पक्षी वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। तभी तोती भी पकोड़े बनाकर ले आती है। अरे वाह तोते, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि तुम हमारे जंगल में पकोड़े बेचने लगे। अब पकोड़े बनाने के लिए मुझे बबली को नहीं कहना पड़ेगा। कबूतर ठीक कह रहा है। वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी है। मेरे तो मुंह में पानी ही आ गया। अब एक प्लेट दे ही दो। बुलबुल, 20 रुपए की प्लेट है। कोई बात नहीं तोते, तुम मुझे एक प्लेट दो। मुझे सब मालूम है कि बेसन और तेल बहुत महंगे हैं। चीकू तोते के सारे पकोड़े बिक जाते हैं। जंगल के सभी पक्षी पकोड़ों की बहुत तारीफ करते हैं। तोता और तोती बहुत खुश होते हैं। उन्हें तो उम्मीद ही नहीं थी कि पहले दिन उनके सारे पकोड़े बिक जाएंगे। शाम को कोमल चिड़िया आती है। कोमल बहन, अब तो पकोड़े खत्म हो गए हैं, तुम सुबह आना। ठीक है तोते भैया, अब तो मैं जा रही हूँ, लेकिन हाँ, सुबह मेरे लिए पकोड़े जरूर रखना। जरा मैं भी तो देखूं कैसे पकोड़े हैं तुम्हारे, जो पूरे जंगल में तारीफ हो रही है। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया वहाँ से चली जाती है। चिंकी, मुझे तो सुबह की चिंता हो रही है। सुबह हमें ढेर सारे पकोड़े बनाने होंगे। पति जी, आप चिंता मत करो, मैं सुबह होते ही ढेर सारे पकोड़े बना लूंगी। अगली सुबह जब चीकू तोते की आँख खुलती है तो वो रसोई में जाकर देखता है, जहाँ चिंकी तोती ने ढेर सारे पकोड़े बना लिए थे। चिंकी, अगर तुम मेरा ऐसे ही साथ देती रही तो देखना, एक दिन सफलता हमें जरूर मिलेगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। पहले तो तोतों के पकोड़े बहुत बिकते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब ग्राहकों की संख्या कम हो गई थी। पति जी, लगता है अब ये काम इसी जंगल में नहीं चलेगा। मैं तो कहती हूँ कि पास वाले जंगल में भी पकोड़े बेचने जाया करो। हाँ, ये बात मैं भी सोच रहा हूँ, क्यों ना मैं एक ठेला ले लूँ। अब चीकू तोता पकोड़े ठेले पर बेचने लगता है। वो अपने ठेले को लेकर दूसरे जंगल की ओर जाता है। अब चीकू तोते के पकोड़े पहले से ज्यादा बिकने लगते हैं। कई पक्षी तो पहले से ही तोते के इंतजार में खड़े होते थे। तोते के ठेले के पास ही एक कौवे का ठेला था, जो जूस बेचा करता था। मुझे कुछ करना चाहिए जिससे इसका ठेला यहाँ से हट जाए। इसके यहाँ रहने से मेरे जूस की बिक्री कम हो गई है। अब इसे भगाने की कोई ना कोई योजना बनानी ही होगी। ये सोचते हुए बादल कौवा तोते से कहता है, तोते यार, सारा दिन खड़े खड़े थक जाते होगे, थोड़ा जूस ही पी लिया करो, थकान कम होगी। मैं तुम्हें एक गिलास जूस दूंगा और तुम मुझे बदले में एक प्लेट पकोड़े दे देना। हाँ कौवे, क्यों नहीं। फिर चीकू तोता कौवे को पकोड़े देता है।
और कौवा तोते को जूस। जैसे ही तोता जूस पीता है तो उसे नींद आने लगती है। अभी तो ग्राहक नहीं है, मुझे बहुत नींद आ रही है, थोड़ी देर यहीं सो लेता हूँ। ऐसा कहते हुए तोता वहीं लेट जाता है और सो जाता है। अरे वाह, जूस में मिलाई मेरी दवा काम कर गई। अब मैं ये सारे पकोड़े घर ले जाता हूँ, मैं और बिजली मजे से खाएंगे। ऐसा कहते हुए बादल कौवा वो पकोड़े वहाँ से ले जाता है। जब तोते को होश आता है तो वो अपने ठेले पर देखता है, वहाँ तो थोड़े से पकोड़े पड़े थे। ये देखकर तोता बहुत हैरान होता है और वो कौवे से पूछता है, कौवे यार, क्या मेरे ठेले पर कोई आया था? यहाँ तो पकोड़े गायब है। तोते यार, तुम भी कितनी गहरी नींद में सोते हो। मैं तो घर में भोजन खाने चला गया था, मुझे कैसे मालूम होगा? हो सकता है मेरे सोने के बाद कोई पकोड़े उठाकर ले गया हो। अच्छा कौवे यार, तुम्हारा जूस बहुत स्वादिष्ट था, पीने के बाद बहुत सुकून मिला। अब रोज इसी तरह से होने लगा था। कौवा रोज तोते को जूस में दवा मिलाकर दे देता था। जैसे ही तोता सो जाता था तो कौवा पकौड़े उठाकर अपने घर चला जाता था। चीकू तोता अब बहुत परेशान रहने लगता है। एक दिन वो अपनी पत्नी से कहता है, चिंकी, न जाने मुझे इतनी नींद क्यों आती है और मेरे पकोड़े भी खत्म हो जाते हैं। पति जी, इतनी आलस में रहना अच्छी बात नहीं है। मैं कितनी मेहनत से पकोड़े बनाती हूँ और आपके रोज पकोड़े चोरी हो जाते हैं। मुझे जरा बताइए, क्या आसपास पक्षियों को पता नहीं चलता क्या? चिंकी, भला किसे पता होगा? पास में एक कौवा है जो जूस का ठेला लगाता है, वो भी मेरे सोते ही अपने घर भोजन खाने चला जाता है। अच्छा पति जी, जरा मुझे ये तो बताइए, आप बाहर से कुछ खाते पीते तो नहीं? हाँ चिंकी, बस दिन में एक बार जूस का गिलास जरूर पीता हूँ। क्या? अच्छा, तो ये सब खेल उसी कौवे का है? नहीं चिंकी, वो बदले में एक प्लेट पकोड़े भी लेता है। तब तक तो बहुत सारे पकोड़े होते हैं, लेकिन जब मैं सो जाता हूँ तो सारे पकोड़े गायब हो जाते हैं। बस, अब कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं सब समझ गई। मैं कल जो पकोड़े बनाऊंगी वो आप बेचना मत, और जूस भी मत पीना, बाकी सब मैं देख लूंगी। अगले दिन बादल कौवा तोते से कहता है, क्यों तोते यार, आज तुमने पकोड़े नहीं बेचे? नहीं यार, आज कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही, नींद आ रही है, मैं थोड़ी देर सो लेता हूँ, उसके बाद ही बेचूंगा। ऐसा कहते हुए तोता वहीं लेट जाता है और सोने का नाटक करता है। बादल कौवा तोते को सोता हुआ देखकर उसके सारे पकोड़ों की टोकरी ले जाता है। बिजली, आज तो वो मोटी चोंच वाला जल्दी सो गया और मैं उसके सारे पकोड़े ले आया। चलो अब जल्दी से सारे पकोड़े खा लेते हैं। पकोड़े खाते ही दोनों पति पत्नी के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। हाय हाय बादल, ये कैसे पकोड़े हैं? मेरे पेट में बहुत गड़बड़ हो रही है। बिजली, पेट में तो मेरे भी गड़बड़ है। ऐसा कहते हुए बिजली कवि और बादल कौवा शौचालय की ओर भागते हैं। उन दोनों की हालत बहुत खराब हो जाती है। बिजली, ऐसा तो पहले कभी भी नहीं हुआ। पति जी, जब से ये पकोड़े खाए हैं बहुत बुरी हालत हो गई है। न जाने उस मोटी चोंच वाले ने कैसे पकोड़े बनाए हैं। तुम चलो मेरे साथ, अभी चलकर उस तोते को बताते हैं। फिर बादल कौवा अपनी पत्नी को लेकर तोता और तोती के पास जाते हैं। अरे कौवे भैया, ये तुमने अपनी कैसी हालत बना रखी है, और आज तुम जूस भी नहीं बेच रहे। अरे ओ तोती, आज तेरे पति ने पकोड़ों में क्या मिलाया है? जब से खाए हैं पेट में दर्द हो रहा है। अच्छा बिजली, तुमने तो पकोड़े खरीदे ही नहीं, फिर तुम्हारे पेट में कैसे दर्द हो रहा है? लेकिन आज तो हमारी जान ही निकली जा रही है। मुझे माफ कर दो तोते, मैं रोज तुम्हारे पकोड़े चुरा कर ले जाया करता था। देखा पति जी, पकड़ लिए ना चोर, मुझे मालूम था, इसलिए तो मैंने इन पकोड़ों में पेट दर्द की दवा मिला दी थी। क्यों कव्वो, अब आया ना मजा चोरी के पकोड़े खाने में। फिर कौवा और कवि तोता और तोती से माफी मांगते हैं। कोमल चिड़िया की माँ उसे जन्म देते ही मर गई थी। कोमल के पिता बहुत दुखी थे, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। कोमल चिड़िया को अब देखभाल की जरूरत थी।
बेटी, न जाने तेरी किस्मत में क्या लिखा है। तेरे जन्म देते ही तेरी माँ चल बसी। अब बिना माँ के तेरा क्या होगा। कोमल को एक माँ की जरूरत थी, इसलिए उसका पिता पारो चिड़िया से शादी कर लेता है। पारो चिड़िया कोमल चिड़िया के साथ सौतेला व्यवहार करती थी और उसके पिता के सामने वो एक अच्छी माँ बनने का नाटक करती थी। कोमल चिड़िया इसी तरह बड़ी होने लगी। पारो चिड़िया के अपने 2 बच्चे होते हैं, एक बेटा और एक बेटी। वो अपने बच्चों को तो पेट भरकर भोजन देती है और कोमल को थोड़ा सा भोजन देती थी। कितना खाती है ये कमबख्त। बस कर, अब उठ जा, जाकर झाड़ू पोछा कर। बस अभी करती हूँ माँ। छोटी उम्र में ही कोमल चिड़िया अपने घर के सारे काम करने लगी। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं। पारो, हमारी दोनों बेटियां अब बड़ी हो गई हैं। मैंने कोमल के लिए एक चिड़ा देखा है, वो बहुत अमीर है। हमने तो जैसे तैसे दिन गुजार लिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारी बेटियां अच्छी जिंदगी गुजारें। कल ही चंदू चिड़ा कोमल बिटिया को देखने आ रहा है। ये सुनकर पारो तो जल भुन जाती है। क्या कहा पति जी, अमीर चिड़ा है, लेकिन कोमल को तो कुछ भी नहीं आता जाता। अगर इतने बड़े घर में जाएगी तो हमारी नाक ही कटवाएगी। पारो, तुम ये सब क्यों कह रही हो? अगर उसे कोई काम नहीं आता तो तुम उसे सिखा दो। अगली सुबह हो जाती है। चंदू चिड़ा अपनी माँ को लेकर आ जाता है, लेकिन पारो चिड़िया अपनी बेटी पिंकी चिड़िया को सामने ले आती है। बहन जी, ये देखो मेरी बेटी, इसे सारे काम आते हैं। कोमल का पिता बहुत मजबूर हो गया था, वो उन सबके सामने कुछ भी नहीं कह सकता था। पारो बहन, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है। इस तरह पिंकी चिड़िया की शादी चंदू चिड़े से तय हो जाती है। जब चंदू चिड़ा अपनी माँ को लेकर चला जाता है तो कोमल का पिता अपनी पत्नी से कहता है, पारो, ये तुमने क्या किया? कोमल बड़ी है, पहले उसकी शादी होनी चाहिए। सुन लो पति जी, वो चिड़ा मेरी बेटी के लायक है और मैंने कब कहा कि पहले पिंकी की शादी होगी। आप पहले अपनी बेटी की शादी कर दें। पिताजी, आप चिंता नहीं करें। अगर बहना की शादी से पहले मेरी शादी करना आपके लिए जरूरी है तो आप किसी भी चिड़े से मेरी शादी कर दें, मुझे कोई आपत्ति नहीं। बेटी, ये तो क्या कह रही है? मैं कैसे किसी चिड़े के साथ तुझे ब्याह सकता हूँ? पति जी, मेरी बहन ने एक रिश्ते के बारे में बताया है। वो चिड़ा बहुत सुंदर है और अच्छी नौकरी भी करता है। तो ठीक है पारो, मैं अपनी बेटी की शादी उसी चिड़े के साथ कर देता हूँ। बंटी चिड़े के बारे में अच्छा अच्छा बताकर पारो चिड़िया कोमल की शादी उससे करवा देती है और अपनी बेटी पिंकी की शादी चंदू चिड़े से करवा देती है। कोमल, मेरा घर तो छोटा है, लेकिन मैं तुम्हें कभी कोई दुख नहीं दूंगा, हमेशा खुश रखूंगा। कोई बात नहीं बंटी जी, घर बेशक छोटा हो, लेकिन हमेशा खुशियों से भरा होना चाहिए। कोमल, जब मैं जंगल में सब्जियां बेचने जाऊंगा तो तुम्हारा मन लग जाएगा ना? लेकिन पति जी, आपकी तो नौकरी है ना, आप सब्जियां बेचने क्यों जाएंगे? नहीं कोमल, मेरी कोई नौकरी नहीं है। मैं तो जंगल के बाजार में सब्जियां बेचता हूँ। ये बात मैंने पहले ही तुम्हारी माँ को अच्छे से बता दी थी। ये सुनकर कोमल चिड़िया बहुत दुखी होती है। वो जान गई थी कि उसकी माँ ने झूठ बोलकर उसकी शादी करवाई है। कोई बात नहीं पति जी, हम मेहनत करेंगे, देखना आपको भी बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी। जब कभी भी कोमल चिड़िया अपनी माँ और बहन से मिलती तो वो उसका मजाक उड़ाती। अरे क्या हुआ पिंकी, ये तुम कितनी कमजोर हो गई हो? क्या तुम्हारा पति कोई काम नहीं करता? हाँ हाँ माँ, लगता है बहुत मजे कर रही है बहना। पिंकी, तुम जानती हो जो चिड़ा मुझे देखने आया था, माँ ने तुम्हें दिखाकर उसकी शादी तुमसे करवा दी और मेरे नसीब का सुख तुम्हें दे दिया। और हाँ, अगर मेरे नसीब में हुआ तो मुझे तुमसे भी ज्यादा मिलेगा। चुप कर जा कोमल, तू उस भिखारी चिड़े के लायक ही थी। कोमल चिड़िया घर जाकर सारी बात अपने पति को बताती है और रोने लगती है। बंटी जी, क्या मेरा नसीब इतना ही खराब है? क्या हम गरीबी में ही दिन गुजारेंगे? कोमल, तुम दुखी मत हो, मैं एक ना एक दिन तुम्हारा नसीब जरूर बदलूंगा। एक दिन बंटी चिड़ा जंगल में सब्जियां बेच रहा था कि एक अमीर कबूतर का बैग उसके ठेले पर ही रह जाता है और कबूतर वहां से चला जाता है।
बंटी चिड़ा उस बैग पर ध्यान नहीं देता। जब वो शाम को घर लौटकर जाता है तो वो बैग देखता है। अरे ये क्या, ये बैग किसका है? खोलकर देखता हूँ। बंटी जैसे ही वो बैग खोलता है तो उसमें ढेर सारे पैसे थे। वो बैग लेकर अपने घर में जाता है। कोमल, ये देखो, लगता है किसी का बैग मेरे ठेले पर ही छूट गया है। पति जी, आपको ये बैग लौटा देना चाहिए। हो सकता है जिसका बैग हो उसे इन पैसों की जरूरत हो। हाँ कोमल, मैं कल ही ऐसा करूँगा। अगले दिन बंटी चिड़ा उसी जगह पर अपना ठेला लगाए इंतजार करता रहता है। तभी वहाँ उसे वही कबूतर आता हुआ दिखाई देता है। चाचा कबूतर जी, मैं आपका कई दिनों से इंतजार कर रहा था। ये आपका पैसों से भरा हुआ बैग मेरे ठेले पर ही रह गया था। चिड़े, मुझे तो लगा था कि तुम ये बैग लेकर भाग जाओगे। नहीं कबूतर चाचा जी, मुझे बेईमानी नहीं आती। बेटा, तुम्हारे जैसे ईमानदार पक्षी न जाने आजकल कहाँ मिलते हैं। मुझे तुम जैसे पक्षी की ही जरूरत थी। क्या तुम मेरे यहाँ नौकरी करोगे? ये लो मेरा पता, कल इस पते पर आ जाना। अगली सुबह बंटी चिड़ा कबूतर चाचा के बताए हुए पते पर पहुंच जाता है। मुझे बहुत अच्छा लगा बंटी कि तुम यहाँ आए। जानते हो, मेरी कोई भी संतान नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ मेरे बिजनेस में काम करो। मेरी बहुत बड़ी कंपनी है। तुम्हें अब सब्जी बेचने की कोई जरूरत नहीं है। आज से तुम यही मेरे घर में रहोगे। लेकिन चाचा जी, घर पर मेरी पत्नी अकेली रह जाएगी। बेटा, तुम दोनों यही रहोगे। मुझे तुम जैसा ही पक्षी चाहिए था, जो ईमानदार हो, जो मेरा काम संभाल सके। मैं अकेला रहता हूँ। मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम दोनों मेरे साथ रहोगे। ये सुनकर बंटी चिड़ा खुश होता है और वो अपनी पत्नी के साथ कबूतर के घर में ही रहने लगता है। बंटी दिन रात मेहनत करता था। वहीं कोमल चिड़िया भी कबूतर की बेटी बनकर सेवा करती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन पिंकी चिड़िया रोती हुई अपने घर आती है। माँ, मेरे पति जुए में अपना घर, सेवर सब कुछ हार चुके हैं। अब हमारा क्या होगा? हाय मेरी बच्ची, मैंने तो अमीर चिड़ा समझकर तेरी शादी की थी। मुझे क्या पता था वो ऐसा ज्वारी पक्षी निकलेगा। काश मैंने उस समय उस कोमल की शादी ही करवा दी होती। बंटी और कोमल, जिस तरह से तुमने मेरे काम को संभाला है, मैंने सोच लिया है मेरी अपनी तो कोई संतान नहीं। आज से तुम ही मेरी संतान हो। अब मैं ये सब कुछ संभाल नहीं सकता। आज से ये सब कुछ तुम्हारा है। एक दिन कोमल चिड़िया बड़ी गाड़ी में और ढेर सारे गहने पहने हुए अपनी माँ के घर आती है। कोमल चिड़िया को देखकर उसकी सौतेली माँ और बहन देखती ही रह जाती हैं। दीदी, तुम्हारा तो नसीब ही चमक उठा और हम बर्बाद हो गए। हाँ बेटी, जहाँ तुम्हारी शादी होनी थी वहाँ मैंने अपनी बेटी की शादी कर दी, लेकिन आज वो बर्बाद होकर मेरे घर में ही बैठी हुई है। माँ, किसी के नसीब का कोई भी नहीं छीन सकता। जो मेरे नसीब में था वो आपकी लाख कोशिशों के बावजूद भी मुझे मिल गया। मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने हमेशा तेरे साथ बहुत गलत किया। माँ, आपकी वजह से ही मुझे बंटी जी मिले, वरना मेरी शादी तो चंदू चिड़े से हो जाती। आज मेरे पति की वजह से ही मुझे सब कुछ मिला है। माँ, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। पिंकी, तुम अपने पति को हमारी कंपनी में भेज देना, हम उसे वहीं नौकरी दे देंगे। कोमल बेटी तो बहुत अच्छी है। ऐसा कहते हुए पारो चिड़िया अपनी बेटी कोमल को गले से लगा लेती है। जिसके नसीब में जो लिखा होता है वो हर हाल में उसे मिलता है। जंगल का राजा कबूतर था, लेकिन कबूतर राजा अब कई दिनों से बहुत बीमार रहने लग गया था। महल में जंगल के सबसे अच्छे अच्छे वैद्य को बुलाया जाता है, लेकिन राजा कबूतर ठीक ही नहीं होता और फिर एक दिन कबूतर राजा मर जाता है। ये सब सुनकर सभी पक्षी बहुत उदास होते हैं और एक दिन सब पक्षी इकट्ठे होते हैं। दोस्तों, अब कबूतर राजा तो मर गए हैं। हम सब पक्षियों को अब ये निर्णय लेना होगा कि हम सब में से हमारे जंगल का अब कौन पक्षी राजा बनेगा। चिड़िया, ये कोई आसान काम नहीं है राजा बनना। जो हमारा राजा होगा उसे न्याय करना होगा।
और हम सब पक्षियों की अच्छे और बुरे समय में मदद करनी होगी। और हाँ, उसे शक्तिशाली भी होना चाहिए। देखो पक्षियों, मेरा विचार तो यही है, तुम सब पक्षियों में से शक्तिशाली तो मेरा पति है। अगर विश्वास नहीं तो मुकाबला करके देख लो मेरे बादल जी के साथ। देखना, किसी भी पक्षी को 1 मिनट में हरा देगा मेरा पति। आप सब पक्षी मेरे पति को ही राजा बना दे। फिर सभी पक्षी बिजली कवि की बात मान लेते हैं और बादल कव्वे को ही अपना राजा बना लेते हैं। और फिर बादल कव्वे को राजा का ताज पहना दिया जाता है और बिजली कव्वी बन जाती है जंगल की रानी। लेकिन बिजली कव्वी तो बहुत ज्यादा शरारती थी। एक दिन बिजली कव्वी बैठी हुई थी कि उसके दिमाग में एक मजाक आता है। वो सभी पक्षियों से ऐसा कहती है, पक्षियों, तुम सबके लिए एक चुनौती है और जो पक्षी भी उस पर पूरा उतरेगा मैं उसे अपना सलाहकार बनाऊंगी। क्या चुनौती है रानी जी? चिड़िया जो जंगल के बीचों बीच बड़ी नदी है, सारी रात उस पक्षी को उस नदी में ही खड़ा होना होगा। जो पक्षी भी सारी रात उस ठंडे पानी में खड़ा रहेगा मैं उसे बनाऊंगी अपना सलाहकार। सर्दियों का मौसम था, जंगल में ठंड बहुत ज्यादा थी, इसलिए कोई भी पक्षी बिजली कव्वी की चुनौती को मानता नहीं है। हार गए ना तुम सब पक्षी, मुझे तो पहले ही पता था। तुम में से कोई भी पक्षी इतना शक्तिशाली नहीं है जो इतनी ठंड में नदी में रात गुजारे। बिजली की ये बात सुनकर तोता बिजली से कहता है, बिजली रानी, मैं मानता हूँ आपकी ये चुनौती, लेकिन अगर मैं पूरा उतरा तो बेशक आप मुझे सलाहकार ना बनाना, लेकिन मुझे ढेर सारा भोजन दे देना। और फिर बिजली कव्वी तोते की बात मान जाती है और फिर सभी पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। तोते भैया, क्या मरना है आपको ऐसी ठंड में? आप भला कैसे इतने ठंडे पानी में रात गुजार पाओगे? चिड़िया बहन, शाही खजाने से भोजन जो मिलेगा वो ढेर सारा होगा। वैसे भी तो भोजन आजकल मिल नहीं रहा। अगर मैंने किसी तरह रात गुजार ली तो मजे भी तो मैं ही करूँगा। चीकू भैया, जिंदा रहोगे तो मजे करोगे ना? मैं बिजली कव्वी की इस चुनौती पर जरूर पूरा उतरूंगा, तुम देख लेना चिड़िया। और फिर रात हो जाती है और समय भी हो जाता है। सभी पक्षी नदी के पास इकट्ठे हो जाते हैं। बिजली कव्वी भी अपने दोनों सिपाहियों के साथ वहां आ जाती है। सुन लो सभी पक्षी, ये तोता अपनी मर्जी से चुनौती कर रहा है। अगर ये मर गया तो कोई भी पक्षी मुझे ना कहे कि मैंने मारा है। मैं अपनी इच्छा से कर रहा हूँ। अगर मैं जिंदा रहा तो आप मुझे शाही खजाने से ढेर सारा भोजन देंगी। हाँ हाँ तोते, जिंदा रहे तो जरूर मिलेगा भोजन। और फिर तोता ठंडी रात में नदी के ठंडे पानी में खड़ा हो जाता है। सिपाही उल्लू, तुम ध्यान रखोगे इस तोते का, ऐसा ना हो कि हम चले जाएं और ये तोता पानी से बाहर आ जाए। और फिर बिजली कव्वी अपने दूसरे सिपाही के साथ महल में चली जाती है। समय गुजरता गया, जैसे जैसे रात गहरी होती जाती है ठंड और भी बढ़ जाती है। फिर बाकी पक्षी भी अपने अपने घरों को चले जाते हैं और वहाँ रह जाते हैं तोता और सिपाही। उल्लू सिपाही एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। अब मुझे कुछ करना होगा। अगर मुझे भोजन चाहिए तो मुझे यहाँ से जिंदा जाना होगा। मुझे आशा करनी होगी कि मैं नदी के पानी में नहीं बल्कि पहाड़ों पर खड़ा हूँ। और ये सामने जो चांद है ये एक आग का गोला है जो मुझे गरमाइश दे रहा है। और फिर तोता अपने मन में यही सोचता है कि वो चांद उसे गरमाइश दे रहा है। ऐसे ही पूरी रात गुजर जाती है और अगली सुबह हो जाती है। उल्लू सिपाही, जरा जाकर देखकर तो आओ, वो तोता जिंदा भी है या मर गया है। बिजली कव्वी अभी सिपाही को ये आदेश दे ही रही थी कि सभी पक्षियों के साथ तोता वहाँ आ जाता है। तोते, तुम सच में जिंदा हो, मरे नहीं ऐसे ठंडे पानी में। रानी जी, मैंने कर लिया और रात गुजार ही ली। आप अपने सिपाही से पूछ सकती हैं, मैं 1 मिनट के लिए भी पानी से बाहर नहीं निकला।
लेकिन तोते, हम सब ये जानना चाहेंगे कि तुमने खुद में ये शक्ति कैसे पैदा कर ली, जो ऐसी ठंडी रात में ठंडे पानी में रात गुजारी। सभी पक्षी ये सुन लो, मैंने अपने मन में ये विचार किया, चांद एक आग का गोला है और चांद मुझे गरमाइश दे रहा है। बस मुझे जब ठंड लगती तो मैं उस चांद की तरफ देखता और ये महसूस करता